गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साइबर लॉ क्या होता है। जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है वो क्या है और किस तरीके से कैसे काम करता है। देखिए, जब इंटरनेट से सारी चीज़ें जुड़ी, इंटरनेट का प्रचलन बढ़ता गया और सारी चीज़ें डिजिटली हो गई, तो उसके लिए कानून भी बनाने की ज़रूरत पड़ी कि इस पे कुछ रोकथाम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगी, आपका बैंक का लेन देन या आपकी कोई पेमेंट या आपकी कोई फाइलें, आपके फोटोज़, आपकी वीडियोज़, ये सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ गई, तो आपकी प्राइवेसी को भी खतरा था, आपके डेटा को भी खतरा था और आपके बैंक अकाउंट को भी खतरा था। तो उन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए, पाबंदी का मतलब उन सभी चीज़ों की सुरक्षा के लिए कि जो जालसाजी की जा रही है, उन सभी के लिए कानून बनाया गया। उसी को हम साइबर लॉ कहते हैं, इंडियन साइबर लॉ कहते हैं। तो साइबर लॉ क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से हो रही हैं उनमें कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई जालसाजी ना हो जाए, किसी की प्राइवेसी भंग ना हो जाए, किसी के साथ कोई पैसे की चोरी ना हो जाए। इस तरीके के कामों को रोकने के लिए जो है इंडियन साइबर लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया। इसी को हम साइबर लॉ कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडियन साइबर लॉ क्या होता है। देखिए, जो इंडियन साइबर लॉ काम करता है वो सारा जो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं, आपका डेटा है, आपकी प्राइवेसी कहीं भंग ना हो रही हो, इंटरनेट के माध्यम से जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर उसमें कोई क्राइम हो जाता है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो इसके लिए जो है इंडियन साइबर लॉ को बनाया गया और इंडियन साइबर लॉ इन्हीं सभी चीज़ों पर काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनको किस तरीके से रोका जा सकता है। अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो गया, किसी के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कोई फ्रॉड हो गया, किसी के बैंक अकाउंट से फ्रॉड हो गया, यानी कि उसका पैसा चोरी कर लिया गया या उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, किसी का डेटा चोरी कर लिया, किसी के फोटोज और वीडियोस को जो है किसी गलत जगह मिसयूज किया गया, उन सभी के लिए एक कानून बनाया गया जिसको इंडियन साइबर क्राइम लॉ का नाम दिया गया, यानी कि एक कानून के रूप में उसको स्थापित कर दिया गया। देखिए, इंडियन साइबर क्राइम लॉ में जो है बहुत सारी चीज़ों को रखा गया, बहुत सारे अपराधों को कैटेगरी वाइज किया गया। इसके बाद जो है जिस तरीके से इसको सुरक्षित किया गया, यानी कि अगर कोई किसी के साथ अपराध होता है तो उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है या कैसे इन सभी चीज़ों को रोका जा सकता है, उस चीज़ के लिए कानून जो बनाया गया। इसके बाद इंटरनेट का प्रयोग भी बढ़ गया, यानी कि अब एक कानून आ गया, एक नियम आ गया कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको सजा का भी प्रावधान है, फाइन भी लगेगा। तो इसके बाद इंटरनेट का यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा इंटरनेट को लोग यूज करने लगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट कब आया? आईटी एक्ट आया 2000 में, यानी कि सन 2000 में आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को बनाया गया। इस एक्ट के बाद 2008 में जो है साइबर क्राइम लॉ के अंदर जो एक एक्ट को बनाया गया वो 2008 में बनाया गया, यानी कि साइबर क्राइम लॉ को जो बनाया गया वो 2008 में बनाया गया और आईटी एक्ट को जो बनाया गया वो 2000 में बनाया गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आईटी एक्ट जो है पहले आया था, इसके बाद जो है साइबर क्राइम लॉ जो आया वो बाद में आया, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों, जो साइबर लॉ है उसके अंदर जो अपराधों को जो है कैटेगरी वाइज किया गया कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है, अगर कोई आपके डुप्लीकेट सिग्नेचर का यूज करता है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है, अगर कोई साइबर क्राइम इस तरीके से करता है कि आपका डेटा चोरी कर लेता है या आपके फोटोज या वीडियोज को अलग तरीके से जो है कहीं मिसयूज कर देता है या चुरा लेता है, उसके लिए अलग जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरीके से इनको एक कैटेगरी वाइज कर लिया गया, सारे अपराध को इस कानून में जो है कैटेगरी वाइज कर दिया गया। दोस्तों, अब वीडियो में बात करते हैं कि जो साइबर क्राइम लॉ है तो क्या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या उसकी ज़रूरत थी। देखिए, इसमें जो है कुछ पहलुओं को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा तो कुछ मामले साइबर क्राइम से संबंधित आने लगे, उस तरह के जो अपराधी हैं वो एक्टिव हो गए और लोगों के साथ फ्रॉड करने लगे, उनकी संपत्ति के साथ भी फ्रॉड करने लगे, तो उनके जो प्राइवेसी थी वो भंग हो रही थी। इस कानून को लाने का महत्व सिर्फ इतना ही
था कि इन सभी चीजों पर रोकथाम लगाई जा सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल की भी सजा हो, यानी कि जेल का भी प्रावधान हो और फाइन का भी प्रावधान हो, जिससे इस तरह के सभी मामलों की रोकथाम हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साइबर लॉ का जो है उद्देश्य क्या रहा। स्टार्टिंग में जो जैसे कि ये कानून आया तो इसका क्या उद्देश्य रहा, किस तरीके से इसमें काम किया गया। देखिए, सबसे पहले जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो आपके पैसे का लेन देन कर रही हैं, उन सभी को परमिशन देना कि हाँ आप किस तरीके से काम करोगे। सभी बैंकिंग की जो एक्टिविटीज हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हैं, उन सभी को जो है एक तरीके से उन पे भी निगाह रखना कि किसी भी कस्टमर के साथ या किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो जाए। आपके डेटा की सुरक्षा रखना, आपके प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी वीडियोस और फोटोज को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे आपके साथ कोई भी किसी तरीके का अपराध ना हो सके और आपका जो है किसी भी तरह का डाटा मिसयूज ना किया जा सके, यानी कि अनवांटेड साइटों पर या किसी भी ऐसी जगह पर आपकी कोई भी डाटा को यूज ना किया जा सके और आपकी जो प्राइवेसी है वो किसी तरीके से भंग ना हो और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। ये इस छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये इसके जो है स्टार्टिंग में उद्देश्य रहे। तो इस वीडियो में पूरा पता चल गया होगा कि साइबर लॉ किस तरीके से काम करता है, यानी कि साइबर लॉ क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। वैसे तो डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि साइबर लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होती है, उस पर मेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।